नमस्कार। आज कई अहम वैश्विक और घरेलू मतलब इंटरनेशनल और नेशनल घटनाक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, कुछ ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स हैं, डिफेंस इकोनॉमी से जुड़ी पहलें हैं, एनवायरनमेंट अपडेट्स हैं और हाँ, कुछ बड़े दिलचस्प इनोवेशंस भी। तो चलिए इनकी खास बातें और उनके मायने गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की जो परमाणु निगरानी संस्था है IAEA, उसके साथ सहयोग रोकने वाले एक बिल पर साइन कर दिया है। हाँ, ये काफी गंभीर कदम है। ईरान का ये कहना है कि एजेंसी कुछ कथित मिलिट्री एक्टिविटीज पर चुप रही, अच्छा। तो इससे वो जो न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठते हैं और ईरान और IAEA के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। इसके मतलब जियोपॉलिटिकल असर भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री की घाना यात्रा हुई। ये 30 साल में किसी भारतीय PM की पहली घाना विजिट थी। हाँ, बिल्कुल। तो और उन्हें वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना वो भी मिला। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये यात्रा अफ्रीका के साथ भारत के जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं जी। उसका एक प्रतीक है। डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन पर भी सहमति बनी है। ओके। भारत वहां एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी लगाएगा और फीड घाना प्रोग्राम में मदद करेगा। ओके। और घाना के लिए ITEC और ICCR स्कॉलरशिप भी डबल कर दी गई हैं। अच्छा। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी एक अहम हिस्सा है एक तरह से। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि घाना भारत के अरीमा फार्म्स और फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर क्लाइमेट फ्रेंडली गेहूं उगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ताकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। वैश्विक सहयोग की बात करें तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव भी शुरू हुआ है। हाँ, क्वाड देश मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वॉशिंगटन DC में ये शुरू किया। इसका मकसद क्या है? मकसद है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं, उनकी सप्लाई चेन सुरक्षित हो, सस्टेनेबल हो। और इसमें एक और अच्छी बात है कि ई-वेस्ट से मिनरल्स निकालने पर भी फोकस रहेगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। सही है। और भारत ने समुद्री सहयोग के लिए चेन्नई में पहला आसियान भारत क्रूज डायलॉग भी होस्ट किया। हाँ, मैरीटाइम कोऑपरेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब कुछ अपॉइंटमेंट्स और बैंकिंग सेक्टर की खबरें देखते हैं। RBI ने केशवन राजचंद्रन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। हाँ, ये एक अहम नियुक्ति है। और केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल का जो कार्यकाल है CBDT चेयरमैन के तौर पर, वो 1 साल बढ़ा दिया है। अच्छा, जून 2026 तक? जी, जून 2026 तक। तो टैक्स पॉलिसी में एक तरह से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। वहीं कर्नाटक बैंक से खबर है, वहां के MD CEO श्री कृष्णन हरिहर शर्मा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, पर्सनल रीजन बताए गए हैं। ओके। अब आते हैं देश के अंदर हो रहे कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट्स और डिफेंस पहलों पर। पंजाब के फाजिलका में देश का पहला पूरी तरह लकड़ी का गुरुद्वारा बना है, श्री नानक निवास। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, और ये फिनलैंड से मंगाई गई देवदार की लकड़ी से बना है। SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू का आइडिया था ये। वाकई कमाल है, आर्किटेक्चर का एक दिलचस्प उदाहरण। अच्छा, डिफेंस सेक्टर में देखें तो रिलायंस डिफेंस और एक अमेरिकन कंपनी है कोस्टल मैकेनिक्स इंक यानी CMI। हाँ। उन्होंने नागपुर में एक MRO फैसिलिटी बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। अच्छा, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम हुआ। बिल्कुल, और इससे भविष्य में अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, खासकर FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत मौके बन सकते हैं। नेवी के लिए भी एक अपडेट है। रूस में बना 8वां स्टिल्थ फ्रिगेट INS तमाल वो शामिल हो गया है नेवी में। हाँ, ये ब्रह्मोस मिसाइल और हमसा NG सोनार जैसे सिस्टम से लैस है, काफी एडवांस्ड है। और फाइनेंशियल साइड पे देखें तो SBI ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 2026-27 तक वो 40 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाएंगे। 40 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, बहुत बड़ा। और ये भारत का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2070 तक, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, पर्यटन में भी कुछ नया हुआ है। लद्दाख ने लेह में अपना पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किया। हाँ, लद्दाख का आसमान वैसे भी बहुत साफ रहता है, तो एस्ट्रो टूरिज्म के लिए वहाँ काफी पोटेंशियल है। बिल्कुल। और किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में एक हेजिंग डेस्क शुरू की है। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पर NCDCEX के साथ मिलकर किया है। इसका मकसद है
किसानों को मतलब फसलों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके रिस्क से बचाना। उनका सफर सुना है, करीब 45 मिनट कम हो जाएगा। जी हाँ, लगभग 45 मिनट कम। बढ़िया है। अब जरा पर्यावरण विज्ञान और कुछ इंडेक्स पर बात करते हैं। एक थोड़ी चिंता वाली खबर है, मीथेन सैट। हाँ, वो सैटेलाइट जो मीथेन एमिशन मॉनिटर करने के लिए मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था। हाँ, वो तकनीकी खराबी के कारण स्पेस में खो गया है। ये वाकई एक झटका है। ये जेफ बेजोस के फंड से चलने वाले एनवायरमेंटल डिफेंस फंड EDF का करीब $88 मिलियन का प्रोजेक्ट था। मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीनहाउस गैस है, तो इसकी मॉनिटरिंग जरूरी थी। वैश्विक लक्ष्यों की बात करें तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की 2025 SDR रिपोर्ट आई है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वो कहती है कि कोई भी देश 2030 तक सभी 17 SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने की राह पर नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, पूरी तरह से। फिनलैंड टॉप पर है इस इंडेक्स में। भारत की रैंकिंग सुधरी है, 99 नंबर पर है, जो अब तक की बेस्ट है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, रैंकिंग सुधरी है, लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि दुनिया भर में इन लक्ष्यों को पाने की रफ्तार बहुत बहुत धीमी है। चलिए, बिजनेस वर्ल्ड से खबर, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 आ गया है जी। और इसके मुताबिक दुनिया में अब 1530 यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। 1500 से ज्यादा। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? करीब $5.6 ट्रिलियन। बाप रे। इसमें अमेरिका सबसे आगे है 758 यूनिकॉर्न के साथ, फिर चीन है 343 के साथ, और भारत तीसरे नंबर पर है 64 यूनिकॉर्न्स के साथ। 64, भारत तीसरे नंबर पर है। ये मजबूत स्थिति है। बिल्कुल। और भारत में बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम ये मेन यूनिकॉर्न हब्स बने हुए हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, देश का विकास, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। घाना से बढ़ते रिश्ते, क्वाड की पहल, भारत में स्वदेशी इनोवेशन, यूनिकॉर्न इकोनॉमी का बढ़ना, ये सब अहम ट्रेंड्स हैं। हाँ, और साथ ही ईरान का कदम, मीथेन सैट का नुकसान, SDGs की धीमी रफ्तार, ये ग्लोबल चुनौतियां भी दिखाती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह भारत आत्मनिर्भरता और ग्लोबल कोऑपरेशन जैसे क्वाड, आसियान, घाना, इनके बीच एक बैलेंस बना रहा है, क्या भविष्य में हम ऐसे और गठबंधन देखेंगे जो किसी खास मुद्दे पर फोकस करें और शायद पारंपरिक बड़े ग्रुप से ज्यादा फ्लेक्सिबल और असरदार साबित हों?